Good morning, students. So, students, I have started your fourth chapter of civics, that is electoral politics. And in my previous video, we have seen electoral constituencies. हमने electoral constituencies के बारे में पढ़ा है, ठीक है। और उसके पहले हमने ये देखा था कि जो हमारे इंडिया का जो पैटर्न है इलेक्शन का, तो उसके स्टेप्स क्या क्या हैं। तो उस स्टेप्स में पहला हमारा क्या था कि डिटरमाइनिंग द कंस्टिट्यूएंसीज, कहाँ कहाँ इलेक्शंस होने हैं, कौन से एरिया में। अब उसी कंस्टिट्यूएंसीज को आगे बढ़ाते हुए उसी से लिंक्ड ये एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक। ये है रिजर्व कंस्टिट्यूएंसीज, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी क्या है, किसके लिए इसकी ज़रूरत क्यों है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी जो है वो हमारे जो सोसाइटी है, सोसाइटी के जो वीकर सेक्शन के लोग हैं उनके लिए है। वीकर सेक्शन इन द सेंस कि जो हमारे मेन स्ट्रीम से थोड़े से अलग हैं, जिनको बहुत ज़्यादा जो है वरीयता नहीं दी जाती है। हमारे जो सोसाइटी बनी थी स्टार्टिंग से, जो भी एक पैटर्न रहा है, सोशल लैडर बना हुआ है, तो उसमें ये जो वीकर सेक्शन है वो काफ़ी नीचे, एक बिल्कुल भी नीचे आता है। तो उन्हें बहुत ढेर सारे बेनिफिट्स जो है देने के लिए हर जगह ये रिजर्वेशन, रिजर्व चीज़ें जो है रखी गई, ताकि उन्हें भी मेन स्ट्रीम से कनेक्ट किया जा सके, उन्हें भी बाकी चीज़ों का जो बेनिफिट है वो दिया जा सके। तो इलेक्शन में भी जैसा कि हमने हमेशा ही पढ़ा है कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ जो हमारा कंट्री है, तो छोटी छोटी इन्हीं सारी चीज़ों से मिलके वो मोर एंड मोर डेमोक्रेटिक बनता है कि हम जो है सबको क्या कर सकें, इक्वली ट्रीट कर सकें। तो यहाँ जब इलेक्शन की बात आती है तो कहीं ना कहीं ये जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उन्होंने एक सेक्शन ये भी जोड़ दिया, क्योंकि उन्हें ये पता था कि कहीं ना कहीं हो सकता है जो स्ट्रॉन्ग पॉपुलेशन है, जो स्ट्रॉन्ग एक क्लास है, क्लास के लोग हैं, वो जो है अपने पावर का मिसयूज़ करके जो है इन लोग कहीं ना कहीं सप्रेस कर देंगे, और ये लोग जो है कभी भी फिर जो है इलेक्शन पैटर्न, इलेक्शन प्रोसीजर में ये कभी दिखाई नहीं पड़ सकते हैं। तो उसे हटाने के लिए जो है इन्हें जगह दी गई है रिजर्व कंस्टिट्यूएंसीज़ के द्वारा, कि कुछ एरियाज़ ऐसे हैं, जैसे हमने पढ़ा था लोकसभा के बारे में, कि वहाँ जब इलेक्शन होते हैं तो वहाँ पूरे इंडिया को जो है 543 कंस्टिट्यूएंसीज़ में डिवाइड किया गया है। तो आउट ऑफ दैट 543 सम रिजर्वेशन, सम रिजर्व सीट्स आर देयर। तो रिजर्व सीट्स का मतलब क्या हुआ? रिजर्व सीट्स का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी सीट जो है वो एससी के लिए, कोई एरिया है जहाँ एससी की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वहाँ सिर्फ वो सीट जो है वो रिजर्व पर्सन के लिए है कि एक एससी पीपल ही वहाँ से इलेक्शन लड़ सकता है। ऐसे ही एसटी के लिए बनाया गया है कि जहाँ पे ऐसी पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे कोई भी जनरल क्लास का जो है मेंबर, कैंडिडेट वहाँ से खड़ा नहीं हो सकता है। वहाँ से सिर्फ एसटी पीपल को ही जगह मिलेगा कि वही इलेक्शन में लड़े, ठीक है। ऐसा आप देखो कि ऐसा क्यों किया गया, दे मे नॉट गेट चांस, कि उन्हें हो सकता है कि जो पावरफुल लोग हैं, जो जनरल क्लास है, जो ऊंचे तबके के लोग हैं, वो उन्हें चांस ना दें। और इसको कोरिलेट करते हैं लैक ऑफ रिसोर्सेज, की जो भी हमारा दबा हुआ तबका है उसके पास रिसोर्सेज की कमी है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सोसाइटी में एक्टिव नहीं हो पाया, लोगों ने उन्हें एक्टिव नहीं होने दिया, तो उनके पास रिसोर्सेज कम है, लाइक मनी या जो भी रिसोर्सेज के पावर, जो भी रिसोर्सेज के इस्तेमाल इलेक्शंस में हो सकते हैं, उसके प्रचार प्रसार में हो सकते हैं, वो उनके पास नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से भी उन्हें डोमिनेट किया जा सकता है, इस चीज़ से अलग किया जा सकता है। नॉलेज, उन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज भी नहीं हो पाई कि इलेक्शन कैसे लड़ना है या उनके अधिकार क्या हैं। तो ये सारी जो नॉलेज है, नॉलेज के अभाव में भी बहुत ढेर सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो ये हमारा जो दबा हुआ सेक्शन है, तो इनके पास नॉलेज नहीं थी, दैट इज़ वाई ऑल्सो दे नीड दिस काइंड ऑफ रिजर्वेशन एंड ऑल्सो लैक ऑफ कॉन्टेक्ट्स, ठीक है। इलेक्शन पैटर्न का मतलब है कि अगर आप एज अ कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हो तो आपके पास
सो मैनी कॉन्टैक्ट नंबर शुड बी देयर, क्या आपके पास इतने लोग हों जिनसे आपका काम बहुत स्मूथ और बहुत ईजी हो जाए, हर जगह आपको एज इंडिविजुअल कैंडिडेट दौड़ने की ज़रूरत ना पड़े, आपके पास इतने हाथ हो, आपके इतने ज़्यादा हेल्पर्स हो कि आपका जो काम है इलेक्शन से रिलेटेड जो भी प्रचार प्रसार करना है तो वो फटाफट लोगों के द्वारा होता रहे। लेकिन हमारा जो वीकर सेक्शन है इसके पास ये भी नहीं है, अभाव है उनके पास, लैक है उनके पास, जो है इतने पर्सन नहीं है जो इन्हें जो है स्ट्रांग बना के खड़ा कर दे। तो इन्हें स्ट्रांग बनाने के लिए ही ये रिजर्व कंस्टिट्यूएंसीज का एक पैटर्न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। अगर ये न दिया गया होता, ये न दिया जाए यहाँ पे और सिर्फ जो है ऊंचे वर्ग के लोग ही हर जगह से इलेक्शन में खड़े हों, हर जगह से वही लोग लड़ें, तो ये हमारी जो कंट्री है, हमारी जो डेमोक्रेसी है, उसे हम प्रॉपर डेमोक्रेसी, स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कह सकते। तो वहाँ पे जो हमारी डेमोक्रेसी वो वीक नज़र आएगी कि कहीं ना कहीं इसमें कोई एक सेक्शन है जिसे प्रॉपर प्लेस नहीं दिया गया है, प्रॉपरली उसे जो है प्लेसमेंट नहीं दी गई है। ठीक है, अब आप देखो कि जब लोकसभा इलेक्शन होते हैं तो उसमें 84 सीट्स जो है वो एससी के लिए रिजर्व सीट है। 84 सीट दैट इज़ आउट ऑफ 543, हमने 543 की बात पहले की है, तो उस 543 में जो है 87 जो सीट्स हैं वो एससी को दी गई हैं एंड 47 जो सीट्स हैं वो एसटी के लिए रिजर्व की गई हैं। दैट मीन्स ये जो 84 सीट्स हैं उस पर सिर्फ एससी कैंडिडेट ही खड़ा हो सकता है, वहाँ से सिर्फ वही इलेक्शन लड़ सकता है। और ये जो 47 सीट्स है दैट मीन्स यहाँ से सिर्फ 47 यहाँ से एसटी पीपल ही खड़े हो सकते हैं, वही जो है वहाँ पे इलेक्शन लड़ सकते हैं। अब जो है यहाँ पे जब आप ये देख रहे हैं कि एससी एसटी को एक प्रोविज़न बनाया गया कि इन्हें बेनिफिट दिया जाएगा, तो अब धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, एक पैटर्न सा बनता जा रहा है कि जो भी वीकर सेक्शन है उसको जो है लोग आगे कर रहे हैं, उसको जगह दी जा रही है। लाइक जो लोकल हमारे पंचायत है, म्यूनसिपल इलेक्शंस है, अब उसमें क्या है कि ओबीसी को भी जो है जगह दी जाने लगी है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे एसटी एससी के लिए सीट्स रिजर्व है, तो वहाँ ओबीसी के लिए भी सीट्स जो है रिजर्व है कि वहाँ से ओबीसी क्लास का कोई भी बंदा, कोई भी मेंबर खड़ा हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या था, ये आपका रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी के बारे में था। अब जो हमने पढ़ा है कि जो हमारा इलेक्शन प्रोसीजर का जो सेकंड स्टेप आता है, पहले तो हमने कंस्टिट्यूएंसी क्लियर कर ली, डिटरमाइन कर ली कि यहाँ इलेक्शन होने हैं। उसके बाद जो सेकंड चीज़ आती है वो वोटर्स लिस्ट आती है। वोटर्स लिस्ट स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और मुझे लगता है कि आप सब लोगों को इसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज ज़रूर होगी, प्रॉपर नॉलेज हो सकता है ना हो, लेकिन घर में हमेशा ही आपने देखा होगा बचपन से कि मम्मी पापा हैं, बड़े भाई बहन हैं, जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं जो 18 अबव हैं, 18 या 18 अबव हैं, कि उनको आपने वोट कास्ट करते हुए देखा होगा, तो ये आइडिया होगा आपको। ठीक है, तो वोटर्स लिस्ट क्या होती है, ये लिस्ट जो है ऐसा नहीं कि इलेक्शन अब होने वाले हैं तब तैयार की जाए, ये लिस्ट बहुत पहले, अगर हमें पता है कि 5 साल बाद इलेक्शंस होने हैं तो ऐसा नहीं है कि बस 5 साल कंप्लीट होने हैं तब ये चीज़ें शुरू की जाए, उसके बहुत पहले ही वोटर्स लिस्ट की तैयारी शुरू हो जाती है। और वोटर्स लिस्ट बनाना ईजी काम नहीं है, बहुत ही लंबा काम है और बहुत टेक्निकल काम है, इसलिए क्योंकि द लिस्ट ऑफ दोज हु आर एलिजिबल टू वोट, ठीक है, ये क्या है, ये उन लोगों की लिस्ट है जो कि अब वोट देने के काबिल हो चुके हैं। काबिलियत का मतलब है कि वो 18 ईयर्स का क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, इट इज़ प्रिपेयर्ड मच बिफोर द इलेक्शन, वी हैव ऑलरेडी टॉक अबाउट इट। दिस लिस्ट इज ऑफिशियली कॉल्ड एज इलेक्टोरल रोल, ये वोटर्स लिस्ट का दूसरा नाम इलेक्टोरल रोल भी है। तो अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछे व्हाट इज़ इलेक्टोरल रोल, तो वहाँ पे हम वोटर्स लिस्ट के बारे में ही डिस्क्राइब करेंगे। अब जबकि हम वोटर्स लिस्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये क्या है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ये है कि जब भी जो है किसी भी कंट्री का बंदा 18 साल और 18 साल से ऊपर का हो जाता है तो उसे वोटिंग राइट दे दी जाती है और ऑटोमेटिकली ये मिल जाती है। इसे ही क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, कि अब वो वोट देने के काबिल हो चुका है।
और यहाँ पे जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, इसमें आप देखो कि ये क्राइटेरिया है कि यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है किसी भी बेस पे। आइदर आप बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो, या कोई बंदा बहुत इलिटरेट है, या कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत ज़्यादा गरीब है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कोई वीक है कोई स्ट्रांग है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। सिर्फ एक ही क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना है कि आप वहाँ के सिटीजन, आप इस कंट्री के सिटीजन हैं और 18 ईयर्स वाला क्राइटेरिया फुलफिल होता है, देन यू आर एलिजिबल फॉर द वोटिंग। जो ये वोटर्स लिस्ट बनाए जाते हैं, ये काम बहुत लंबा इसलिए होता है क्योंकि हर साल जो है हमारे कंट्री में बहुत ढेर सारे लाखों करोड़ों लोग जो है वो क्या होते हैं, 18 ईयर्स क्राइटेरिया को कंप्लीट करते हैं, 18 साल के होते हैं, ठीक है। तो जो वोटर्स लिस्ट है उसे हर वक्त अपग्रेड करना पड़ता है कि जस्ट अभी जिसने 18 ईयर्स कंप्लीट किया है तो वो जो है उस फॉर्म को फिल करे, ताकि उसका नाम वोटर्स लिस्ट में डाला जा सके कि नेक्स्ट इलेक्शन में उसे भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिल सके, वो भी अपनी हिस्सेदारी उसमें दे सके। और दूसरी चीज़ इसमें आप देखो, मूव आउट और डेड, ठीक है, कि जो 18 ईयर्स हुए उन्हें हमें ऐड करना है, और जो भी पर्सन हैं जो कि डेड, जिनकी डेथ हो गई है, या जो एक जगह से दूसरी जगह परमानेंटली शिफ्ट हो चुके हैं, एक जगह को उन्होंने छोड़ दिया है। जैसे कि क्या होता है, गांव को छोड़ के लोग जो है शहरों में शिफ्ट हो जाते हैं और वहीं पे परमानेंट अपनी एड्रेस, परमानेंट अपना रेसिडेंस बना लेते हैं। तो अगर उन्होंने गाँव छोड़ा तो गाँव की लिस्ट से वो बाहर हो जाए, और जहाँ वो गए वहाँ की लिस्ट में वो ऐड हो जाए। तो ये काम भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जो डेड हैं उनका नाम डिडक्ट किया जाए, वहाँ से उनका नाम कट किया जाए, और जो भी बंदा मूव आउट हुआ है कि से दूसरी जगह गया हुआ परमानेंटली, तो उसका नाम भी वहाँ से हटा के दूसरी लिस्ट में डाल के लिस्ट को अपग्रेड किया जाए, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से वोटर्स लिस्ट तैयार की जाती है, जो कि इलेक्शन के सालों पहले से ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं, ताकि इलेक्शन आते आते जो है ज़्यादातर काम, आई थिंक 95% काम डन हो जाए। फिर भी थोड़ी बहुत कमियां तो रह जाती हैं क्योंकि कंट्री बहुत बड़ी है, बहुत से लोगों को अवेयरनेस की कमी भी हो जाती है, जिस वजह से वो जो है ये काम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अधूरा रह जाता है अवेयरनेस की कमी की वजह से। अब आप देखो कि पहले जो आप कार्ड ले जाते थे, पहले के जो आपकी इलेक्शन आईडी होती थी वो थोड़ी अलग होती थी, और आपकी इलेक्शन आईडी थोड़ी अलग होती है। मतलब वो साल दर साल जो उसे इम्प्रूव किया जा रहा है। क्यों? ताकि उसमें जो फेक वोटिंग वगैरह है उससे बचा जा सके। एपिक, EPIC, एपिक, इट इज़ कॉल्ड एपिक, इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड। ये जैसे पहले आपका राशन कार्ड वगैरह बनता था जिसमें घर के जो मेन मेंबर होते थे उनकी फ़ोटो होती थी, ठीक है। तो ये इलेक्शन आपका आइडेंटिटी कार्ड है जिसमें आपकी फ़ोटो लगी होगी, ठीक है। तो उसी आधार पे आप अगर इलेक्शन के लिए जा रहे हो, सॉरी वोट के लिए जा रहे हो, तो आपकी जगह कोई दूसरा वोट ना दे, इस चीज़ को बचाने के लिए, फेक वोटिंग ना हो, इस चीज़ को बचाने के लिए जो है एपिक का इस्तेमाल किया जाता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा अब इस्तेमाल में आने लगा है। अब धीरे धीरे जो है सब लोगों को इसके बारे में नॉलेज हो गई है कि व्हाट इज़ एपिक, कि जो आपका ये कार्ड है वो आपके वोटिंग के समय आपको अपने साथ लेके जाना है, ताकि आपके चेहरे को, आपके वोटिंग जो कार्ड है उसको, फोटो आइडेंटिटी कार्ड को मैच करा के एक प्रॉपर वोटिंग हो सके वहाँ पे। और इसके अलावा अभी ये एकदम बिल्कुल मैंडेटरी और कंपल्सरी नहीं है कि हाँ अगर आप नहीं लेके गए या आपके पास नहीं है तो आपको इलेक्शन में वोट देने को नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी लीनियंसी है कि अगर आपको ये प्रोवाइड नहीं हो पाया है तो आप अपना कोई भी ऐसा आइडेंटिटी कार्ड जिस पे आपकी फ़ोटो लगी हो, ठीक है, वो आप ले जा सकते हो, जो ऑथेंटिक हो, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ऑथेंटिक हो, वो आप वहाँ ले जा सकते हो। लाइक ड्राइविंग लाइसेंस है, राशन कार्ड है, जिस पे आपकी फ़ोटो लगी हो। मेनली फ़ोटो ही पहचानना है आपके चेहरे से, अदरवाइज़ जो है अगर फ़ोटो नहीं होगा तो नाम तो किसी का कुछ भी हो सकता है, कोई कुछ भी अपना नाम बता के किसी की भी जगह वोट कर सकता है, ठीक है। तो ये था सब कुछ हमारी वोटर्स लिस्ट के बारे में। स्टूडेंट्स, आई थिंक आज का टॉपिक आपको क्लियर होगा।
और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न रह गई हो, कुछ चीज़ें ना समझ में आई हो, तो आप जो है मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा और मैं कोशिश करूँगी कि आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन दे पाऊँ। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस। थैंक यू एंड बाय।